आइए आज एक ऐसी तफ्तीश शुरू करते हैं जो सीधे आपकी नींद उड़ा देगी। ट्रू क्राइम और डार्क मिस्ट्रीज के शौकीनों के लिए जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। साल 1998, मध्य प्रदेश से अलग होने से ठीक पहले का समय और छत्तीसगढ़ के बेहद घने अंधेरे जंगल। एक ऐसा कैंपफायर सेटअप जहां हवा में सिर्फ खौफ और एक अजीब सा रहस्य घुला हुआ है। आज हम जिस सुपरनैचुरल कोल्ड केस की तह तक जाने वाले हैं उसे काली घाटी का श्राप कहा जाता है। ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं है, ये पीढ़ियों पुराने अपराध बोध और एक गांव के सबसे खौफनाक रहस्यों की एक बहुत ही गहरी इन्वेस्टिगेशन है। इस पूरी मिस्ट्री की शुरुआत होती है एक बेहद खौफनाक सफर से। बाहर मूसलाधार बारिश और एक सुनसान सड़क से गुजरती हुई बस। अचानक बस का इंजन रहस्यमयी तरीके से एकदम बंद हो जाता है। बाहर घना डरावना अंधेरा है और तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक लगातार गूंजने वाली आवाज आती है। छन छन छन, घुंघरुओं की आवाज। सड़क के ठीक बीचों बीच एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा बालों से ढका है और आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे हैं। और इसी खौफनाक मंजर के बीच बस की खिड़की पर अचानक खून से एक मैसेज उभरता है, अर्जुन वापस आ गया है। ये कोई साधारण स्वागत नहीं था, ये हमारे मुख्य किरदार अर्जुन के लिए एक खौफनाक अल्टीमेटम था। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सब घट कहाँ रहा है। इस सुपरनैचुरल इन्वेस्टिगेशन में हमारी सबसे बड़ी सस्पेक्ट कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी जगह है, काली घाटी। वहां के ग्रामीण अंधविश्वासों को अगर माने तो ये घाटी पूरी तरह से श्रापित है और यहाँ के नियम बहुत ही सख्त और सीधे सीधे जानलेवा हैं। लोगों का पक्का विश्वास है कि रात के वक्त जो भी इस घाटी से गुजरता है वो इंसान बनकर तो कभी नहीं लौटता। वहां एक औरत के रोने की आवाजें आती हैं, लेकिन असली खौफ उसका चेहरा नहीं है, असली खौफ है उसका नाम। जो कोई भी उस रोती हुई आत्मा का नाम सिर्फ सुन भी लेता है ना, उसकी मौत बिल्कुल तय है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अर्जुन आखिर उस मौत की घाटी में लौट ही क्यों रहा था। 30 साल का अर्जुन शहर में नौकरी करता था। पूरे 10 साल बाद वो अपने गांव भैरवगढ़ वापस आ रहा था। और जाहिर है ये वापसी किसी खुशी के मौके पर तो नहीं थी। हाल ही में उसकी मां का निधन हुआ था। जब वो गांव पहुंचा तो वहां एक अजीब सी डराने वाली खामोशी छाई हुई थी। लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि खुद मौत का पैगाम हो। अर्जुन के पिता उसके बचपन में ही कहीं गायब हो गए थे और अब अपनी मां की मौत के बाद अर्जुन हर हाल में अपने उस अतीत और अपने गायब हुए पिता की असली सच्चाई जानना चाहता था। लेकिन भैरवगढ़ पहुंचते ही जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रात के वक्त अर्जुन को छत से किसी के चलने की अजीब सी आवाजें आती हैं। वो जाकर देखता है तो दीवार पर खून से लिखा होता है, अपने बाप की सच्चाई जानना चाहता है। और तभी ठीक उसके पीछे से फिर वही आवाज गूंजती है, छन छन। अर्जुन पलटता है और वहां उसकी अपनी मां खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह से काली और खौफनाक हो चुकी थीं। उनकी आत्मा जल रही थी और वो अर्जुन को एक भयानक चेतावनी देती हैं। वो कहती हैं कि वहां से तुरंत भाग जाओ, क्योंकि एक बहुत ही प्राचीन और खौफनाक साया अब लौट आया है। चलिए अब एक लीड डिटेक्टिव की तरह इस भैरवगढ़ के क्राइम सीन के तथ्यों को जरा ध्यान से देखते हैं। गांव में अचानक रहस्यमयी मौतों का एक भयानक सिलसिला शुरू हो गया था। एक आदमी कुएं में बिल्कुल उल्टा लटका हुआ मिला। कुछ लाशें ऐसी मिली जिनकी दोनों आंखें ही गायब थीं। हद तो तब हो गई जब एक बच्चा रात के अंधेरे में अपनी मां की आवाज सुनकर घने जंगल में चला गया और अगली सुबह सिर्फ उसकी चप्पल मिली। इन सभी जघन्य और खौफनाक हत्याओं में एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न था। हर एक मौत से ठीक पहले गांव वालों को घुंघरुओं की वही डरावनी आवाज सुनाई देती थी, छन छन छन। इस खौफनाक रहस्य की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पूरे 25 साल पीछे जाना होगा। इस कोर्ट केस की असली परतें खुलती हैं गांव के बूढ़े और अंधे पुजारी की गवाही से। उसने बताया कि साल 1973 में गांव से अचानक बच्चे गायब होने लगे थे और इसका पूरा इल्जाम मढ़ दिया गया नैना नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की पर। गांव वालों ने उसे डायन मान लिया। फिर क्या था, गुस्से और अंधविश्वास में अंधी हो चुकी भीड़ ने नैना को उसी काली घाटी में जिंदा जला दिया। और अब 1998 में अर्जुन की वापसी के साथ ही वो 25 साल पुराना खौफनाक और जानलेवा श्राप फिर से जाग उठा था। अब यहां पर आकर यह कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। एक आम भूतिया किस्सा अचानक एक बहुत ही डार्क क्राइम थ्रिलर बन जाता है। देखिए, गांव का मिथक तो ये था कि नैना बच्चों को मारने वाली कोई डायन थी, लेकिन डार्क ट्रूथ यानी असली काली सच्चाई तो कुछ और ही थी। असल में गांव का सबसे रसूखदार इंसान, वो जमींदार, अपने काले जादू और तंत्र मंत्र के लिए उन मासूम बच्चों की बलि देता था और खुद को बचाने के लिए उसने बड़ी चालाकी से सारा का सारा इल्जाम उस बेगुनाह नैना पर डाल दिया।
उसने पूरे गांव को एक खौफनाक धोखे में रखा था। ये जानकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो पूरी की पूरी भीड़, वो हत्यारी भीड़, एक बहुत बड़े झूठ और धोखे की बुनियाद पर खड़ी थी। अर्जुन के लिए ये खुलासा एक भयानक मनोवैज्ञानिक झटके से कम नहीं था। उसे पता चलता है कि उसके पिता कभी गांव छोड़कर भागे ही नहीं थे। दरअसल उसके पिता भी उसी कातिल भीड़ का हिस्सा थे जिसने एक बेगुनाह को जिंदा जलाया था। इस भयानक अपराध बोध ने, उस गिल्ट ने उन्हें अंदर ही अंदर पूरी तरह खा लिया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। गांव वालों ने अपने ही डर और जमींदार के धोखे में आकर अपनी बर्बादी को खुद न्योता दिया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था। उस मनहूस रात को उस उन्मादी भीड़ ने 2 जानें ली थीं। नैना को जिंदा जलाने से ठीक पहले गांव वालों ने उसके मासूम छोटे से बेटे को भी बेरहमी से मार डाला था। ये अकेला तथ्य इस कहानी के पूरे नजरिए को बदल देता है। अब ये सिर्फ एक डायन का बदला नहीं रह जाता, ये एक माँ का असहनीय दर्द है। ये उस जेनरेशनल ट्रॉमा यानी पीढ़ीगत आघात का वो भारी बोझ है जो भैरवगढ़ की मिट्टी में बहुत गहराई तक दफन हो चुका था और अब बाहर आने के लिए तड़प रहा था। जरा उस खौफनाक रात के मंजर की कल्पना कीजिए। अर्जुन अपनी बचपन की दोस्त मीरा को पागलों की तरह ढूंढते हुए सीधा उसी काली घाटी में पहुंचता है। रात का घना अंधेरा है, आसमान से लगातार राख गिर रही है और चारों तरफ पेड़ों से हजारों जली हुई गुड़ियां लटक रही हैं और उन जलती हुई गुड़ियों के ठीक बीचों बीच मीरा बैठी है। उसके चारों तरफ राख से एक गोल घेरा बना हुआ है। ये विजुअल अपने आप में इतना ज्यादा डरावना है कि ये ग्रामीण भारतीय अंधविश्वासों और उस श्राप के खौफ को एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर ले जाता है। तो अब यहां एक पल के लिए रुकना और इन सारे सबूतों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। आखिर भैरवगढ़ का असली राक्षस है कौन? क्या वो एक सुपरनैचुरल श्राप और नैना की वो भटकती हुई आत्मा है, या फिर वो गांव वाले जिन्होंने अपने अंधेपन, स्वार्थ और डर में आकर एक बिल्कुल बेगुनाह मां और उसके मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी? ये केस पूरी तरह से हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ज्यादा भयानक क्या है, कोई अलौकिक खौफ या फिर इंसानों के अंदर छुपी हुई असली हैवानियत। और इसी खौफनाक और दमघोटू माहौल के बीच राख में बैठी मीरा की आवाज अचानक से पूरी तरह बदल जाती है और वो एक ऐसी बात बोलती है जो सीधे दिमाग में घर कर जाती है। इंसान भूतों से ज्यादा डरावने होते हैं। ये कोई मामूली डायलॉग नहीं है, ये एक बहुत ही ताकतवर बयान है जो इस पूरे गांव के पागलपन और उनकी असली मानसिक स्थिति को नंगा कर देता है। सच तो यही है कि असली डर वो नहीं है जो मौत के बाद वापस लौटता है। असली डर तो वो है जो कोई इंसान अपने स्वार्थ और डर की खातिर किसी दूसरे इंसान के साथ कर गुजरने को तैयार रहता है। आइए अब एक जासूस की तरह इस पूरे सुपरनैचुरल मोडस ऑपरेंडी यानी इस श्राप के काम करने के तरीके को डिकोड करते हैं। इस कोल्ड केस का सबसे बड़ा, सबसे माइंड बेंडिंग ट्विस्ट तो यही है कि नैना की आत्मा ने असल में किसी को एक खरोंच तक नहीं लगाई। जी हां, उसका भूत सिर्फ और सिर्फ गांव वालों को उनके पुराने किए गए पाप दिखाता था। वो गिल्ट, वो अपराध बोध और वो डर इतना भयानक था कि पूरे गांव में एक मास हेलोसिनेशन यानी सामूहिक भ्रम फैल गया। लोग अपने ही डर से पागल हो गए और खुद ही एक दूसरे को बेरहमी से काटने मारने लगे। उनका अपना खुद का अपराध बोध ही उनका सबसे बड़ा जल्लाद बन गया था। और ठीक यहीं पर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला राज खुलता है। मीरा, जो अब तक गांव की एक सीधी सादी मासूम सी स्कूल टीचर होने का दिखावा कर रही थी, उसकी असली पहचान तो कुछ और ही थी। वो कोई और नहीं बल्कि नैना की ही बची हुई बेटी थी। वो बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ गांव वालों से अपने परिवार का बदला लेने के लिए वहां रह रही थी। इस एक खुलासे ने अर्जुन और मीरा के रिश्ते को पूरी तरह से पलट कर रख दिया और इस इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही भारी इमोशनल वजन डाल दिया। अब ये पूरी तफ्तीश अपने सबसे विस्फोटक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। अमावस्या की वो भयानक रात आ चुकी है। पूरा आसमान खून जैसा लाल हो गया है और हवा में चारों तरफ सिर्फ राख उड़ रही है। भैरवगढ़ का पूरा गांव उसी काली घाटी में इकट्ठा है। ये अंतिम फैसले की रात है। ये वो पल है जहां अर्जुन उन सभी गांव वालों को मजबूर कर देता है कि वे अपने दशकों पुराने पापों को कबूल करें। सच्चाई और उन खौफनाक सुपरनैचुरल ताकतों का आमना सामना अब आमने सामने हो रहा था। लेकिन इस सच्चाई की एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी। इंसानी बदले और अलौकिक ताकतों का यह टकराव बेहद हिंसक था। जमींदार का बेटा अपनी असलियत छुपने के डर से बंदूक निकाल लेता है और सच्चाई को हमेशा के लिए दबाने के लिए मीरा को गोली मार देता है। अर्जुन की बाहों में मीरा तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है।
अपनी ही आंखों के सामने अपनी दूसरी औलाद को यूं मरता देख नैना की आत्मा एक भयानक अलौकिक दर्द से चीख उठती है। उसकी उस एक चीख से पूरी घाटी मानो आग में जलने लगती है और जमींदार का वो कातिल बेटा वहीं खड़े खड़े जलकर राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। इस तरह उस असली खलनायक का दर्दनाक अंत होता है। और जब वह असली मुजरिम राख में मिल जाता है और बचे हुए गांव वाले फाइनली अपने पापों को कबूल कर लेते हैं, तब जाकर दशकों से भटकती हुई उस आत्मा को शांति मिलती है। नैना को वो चेहरा जो हमेशा डरावना और बालों से ढका रहता था, अब पहली बार बिल्कुल साफ दिखाई देता है। उसके चेहरे पर अब कोई नफरत या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सुकून था। वो अर्जुन की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराती है और हवा में राख बनकर उड़ जाती है। घुंघरुओं की वो जो खौफनाक छन छन की आवाज़ थी, वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। एक माँ को आखिरकार अपना इंसाफ मिल गया था। लेकिन क्या ऐसी डार्क मिस्ट्रीज कभी भी पूरी तरह खत्म होती हैं? इस तफ्तीश को हम एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। जब ये सब खत्म होने के बाद अर्जुन वापस जाने के लिए गांव छोड़ रहा होता है, तो सन्नाटे में उसे वही छन 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 की आवाज फिर से सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है। घाटी में सफेद साड़ी पहने एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं। वो एक भयानक सी मुस्कान के साथ कहती है, कहानी खत्म नहीं हुई अर्जुन, काली घाटी फिर से जाग चुकी है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या पीढ़ियों के आघात और उस भयानक श्राप का ये चक्र कभी सच में टूट सकता है, या फिर भैरवगढ़ हमेशा हमेशा के लिए अपने उस खौफनाक अतीत का कैदी ही रहेगा? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।